प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। अब की बार 400 पार का नारा हर कोई यही बात कर रहा है, लेकिन मैं अगर कहूं कि 272 भी बहुत मुश्किल होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आपने पार्टी का चश्मा पहना हुआ है तो वो उतार फेंकिए और आंकड़ों के हिसाब से इस पूरे वीडियो का आकलन कीजिएगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आप भी देखिएगा, समझिएगा। गूगल से ही हमने लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा जो हम कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है हमारे उत्तर प्रदेश से। बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, जिसमें कि 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी सरकार 2.0 चल रहा था तब शुरू की थी। 64 सीटें, कुल सीटें थी 303, यानी कि अगर 400 चाहिए तो 303 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 97 तो 400 नंबर आप पा पाएंगे। लेकिन क्या ये यूपी में 64 सीटें मुश्किल बढ़ा सकती हैं? शुरुआत क्यों कर रहे हैं हम यहां से? क्योंकि यूपी में बड़ा दारोमदार देखा जाता रहा है, और खासकर कल परसों की एक घटना, मुख्तार अंसारी के चले जाने के बाद जो भीड़ दिखी है, जो सपोर्टर्स दिखे हैं मुख्तार अंसारी के, वो तमाम लोग क्या यहाँ से कुछ समीकरणें बदलेंगी यूपी के अंदर? ये सोचने वाली बात है, ये हम और आप सोच सकते हैं। तो समझिएगा कि ये जो आंकड़ा है 64 का, क्या इसमें कुछ नीचे गिरेगा, इजाफा होगा? क्योंकि इधर से इंडिया गठबंधन की देखें तो अब की बार उन्होंने कांग्रेस और सपा ने भी अलग अलग सीटें बांट दी हैं, बसपा भी अपना काम कर रहा है। तो ये तमाम जो सीटें हैं, और सबसे बड़ी बात है मायावती ने भी बड़े चालाकी से कुछ सीटें जहां पर राजपूत को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां पर मायावती ने ब्राह्मण को टिकट दी है। कई जगह अलग अलग सी कहानियां हुई हैं। तो क्या ये यूपी की 64 सीटें बरकरार रहती हैं? वो एक बड़ा प्रश्न है। क्या उसमें नीचे जाते हैं? दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 41 सीटें पिछली बार काबिज रही एनडीए। अगर हम भाजपा के साथ मिलकर बात करें तो ये तमाम दल थे वहां पर। अब की बार थोड़ा सा अंतरकलेश यहां जरूर दिखा है, क्योंकि राज ठाकरे को अकेला यहां लाना भारतीय जनता पार्टी में, क्या शिवसेना या फिर जो एमसीपी का बेजोड़ हुआ है पन, क्या वो थोड़ा सा कहीं समीकरण बिगाड़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा से रास नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर हमेशा ही कुर्सी की लड़ाई रही है। क्या राज ठाकरे को लाने मात्र से ही चीजें सुधर जाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर वो 41 सीटें रहती हैं और उसमें से 4-5 का डिप डाउन होता है तो क्या ये खामियाजा होगा? क्या इसके लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ क्योंकि साउथ की तरफ हैं हम, तो साउथ में आप देखिए कर्नाटका, जहां पर पहली बार अगर भाजपा की हम बात करें तो अच्छा प्रदर्शन था 2019 में, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में बहुत उलटफेर देखे हैं उस राज्य ने। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, 28 में से 26 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन लोग विधानसभा के चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। हम नहीं भूल सकते जो सीएम के कद्दावर चेहरे बने थे, उनके पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही किसी और की भी। वो लगातार ही अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ के साथ चाहे ईडी हो चाहे अन्य कोई भी विभाग, वो बहुत ज्यादा चकमा दे नहीं पाए। वो नाम है डीके शिव कुमार का, जिन्होंने पूरा अपना पैसा भी लगाया और किसी भी तरह से ये कोशिश की कि किसी भी तरह अब की बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया कि कैसे भी भाजपा की यहाँ पर सीट ना आ पाए। बजरंग बली के बड़े गुणगान भी हम सब लोगों ने सुने थे। अब उसके बाद जो तस्वीरें बदली हैं, इधर येदियुरप्पा नाराज हैं, किस तरह से वो चीज़ें होती हैं समझने वाली बात है कि क्या अब वो 28 की जगह, मुझे जो लगता है कहीं सिंगल डिजिट नंबर में ना आ जाए भाजपा कर्नाटका से। ये बड़ा सोच का विषय है। इन तमाम सीटों पर एक सीट अब यहाँ से थोड़ा हम अगर बगल में शिफ्ट हो जाएं या नीचे को और चले जाएं तो आप देखिएगा तेलंगाना, जहाँ पर की सीटें बहुत हैं, लेकिन भाजपा की वहाँ दाल कभी गली नहीं है अभी तक। और चाहे वो वाईएसआर रेड्डी हो या अन्य भी नाम, इन तमाम लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हम स्थान नहीं देंगे, और उसकी वजह से बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। और आप देखिएगा तेलंगाना, जो कि अलग से राज्य जरूर बन गया है, लेकिन अभी तक उनके हद से बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, वो भी एक नाराज़गी है।
उससे जुड़ा हुआ ही आंध्र प्रदेश है जिसको हम भूल नहीं सकते। और आंध्रा में 25 में से आप देखिएगा, समझिएगा, 25 में से एक भी सीट नहीं आ पाई थी पिछली बार। क्या अब की बार उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जाएगी और क्या यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लस जाएगी भाजपा, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन क्या समीकरणें रहती हैं वो आने वाले भविष्य की बात है। अब हम और नीचे चलें तो तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और फिर नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु, जहां पर आजकल बहुत अधिक चक्कर मार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो जरूरी भी हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर अब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाई है। 39 सीटों में एक सीट पर काबिज हो पाई थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। क्या यहां से बढ़त बना पाएंगे? क्या जो धोती पहनकर आजकल पूजा की जा रही हैं और तमाम चीजें जो हो रही हैं, क्या वो कुछ परिवर्तन कर पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। पर आप देखिएगा जितने भी स्टेट हमने लिए हैं अभी, सब जगह बड़े से ख्याली पुलाव है। अब आपको लग रहा होगा चलो आप डाउन साउथ की बात कर रहे हैं, यहां पर पंगे हैं, लेकिन ऊपर तो बहुत अच्छा चल रहा है। पंजाब का हाल आप जानते हैं, पंजाब में क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पंजाब को घेरे हुए है और जो रही कई कसर है वो कांग्रेस ने भी काफी हद तक मजबूत अपने इरादे रखे हुए हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खेमे में घुसकर कुछ सीटें निकाल पाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। पंजाब के बगल में ही है हरियाणा। हरियाणा में अभी जो उथल पुथल हुई है, भले ही आपने मुख्यमंत्री को अब एक सांसद की टिकट दे दी है, पर क्या उससे सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। यहां से भी जो लगता है माहौल वो बहुत ज्यादा उलटफेर वाला हो सकता है। अब समझिएगा, इतने सारे राज्यों के हमने अभी तक नाम लिए, आप भी खुद सोचिएगा, क्या वाकई अभी तक 400 पार की जो बातें हो रही हैं क्या वो सच जा रही हैं? एक बड़े 2 राज्य अभी भी छूटे हुए हैं जिन पर आपकी जरूर नजर होगी कि भाई राजस्थान या फिर तुम मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो राजस्थान की आपको मैं बात बता दूं, राजस्थान में पिछली बार 2019 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 25 में से 25 सीटें उनके खेमे थी। लेकिन क्या अब की बार वसुंधरा राजे इस चीज को उसी तरह रिपीट करवाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। सोचिएगा इस बारे में। और जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो बहुत ही भयंकर है। यहां तक कि ओपी बिरला की अपनी खुद की भी सीट अभी फंसी हुई नजर आ रही है। आप समझिएगा ये समीकरणें कहां जा रही है। जहां एक बार क्लीन स्वीप किया था, अगर यहां 5 4 5 10 सीटों का नुकसान हुआ तो क्या होगा, वो एक बड़ी बात है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मामा जी की वजह से इलेक्शन में काफी मजा तो आया और सीटें भी लेकर गए मामा, लेकिन मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बने। क्या अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश में, क्या वो एक पॉजिटिव संकेत हैं, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर रहेगा। आप समझिएगा धीरे धीरे जो समीकरणें हैं वो चाहे राजस्थान की हों, मध्य प्रदेश की हों, चाहे नीचे आप तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की हमने बात की पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, यहां तक समीकरणें किस तरह हैं वो आप समझिएगा। एक विश्लेषण जरूर गुजरात पर भी आएगा, वहां हम थोड़ी देर में चलेंगे, पर आप समझिएगा अभी थोड़ी देर के लिए हम बिहार चलते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 39 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए मतलब गठबंधन पूरी तरह से काबिज था। लेकिन क्या नीतीश कुमार की नाराजगी, भले ही वो सामने दिख गई हो कि वो अब साथ हैं, पर क्या सच में साथ हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनको शायद दूरदर्शिता ये दिख रही होगी कि भैया ये तो सब ईडी और सीबीआई की वजह से हुआ है, या किस वजह से हुआ है ये सोचना होगा, या ये सोच हो सकती है नीतीश कुमार की कि कैसे अब वो समर्थन होगा। तो अगर ये 39 में से कुछ नुकसान हुआ तो क्या उसकी भरपाई हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके बाद हम जो मैं बात कर रहा था आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात में एक तरफ जो पुराने नेता हैं, आनंदीबेन पटेल हो गई या अमित शाह, या इनकी जो समीकरणें हैं, ये तमाम समीकरणें किस तरह से गेम करेंगी गुजरात में। क्योंकि गुजरात में महाराष्ट्र और गुजरात में एक चीज बड़ी कॉमन सी अभी दिखी है, चाहे वो शिवसेना की वजह से हो, क्योंकि लॉबी काफी पास में है, दोनों स्टेट लगे हुए हैं और एक दूसरे को बहुत भली बात ही समझते हैं। काफी हद तक जो गुजराती हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं वो गुजरात में भी रहते हैं।
तो ये समीकरणें चेंज हो सकती हैं क्या? क्या गुजरात में कुछ नया होने वाला है? इसका इंतज़ार हर किसी को रहेगा। वो तो जून की बात है, लेकिन अभी के लिए क्या वाक़ई जो पुरानी हमने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो सीटें ली थी, क्या उन पर वापस काबिज़ रह पाएँगे या फिर कुछ नुकसान होगा? और अगर जो मैं देख रहा हूँ, हर जगह आप भी समझिएगा, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है, 2-4 जगह अप भी होगा, लेकिन क्या वाक़ई ये होने वाला है? मणिपुर की हम बात करें, मणिपुर में भले ही 2 सीटें, पर क्या वहाँ जा पाएँगे? नॉर्थ की जितनी भी सीटें हैं, उन पर 1-1, 2-2 जो भी सीटें हैं, क्या वहाँ पर परचम लहराएगी बीजेपी? अगर वहाँ से आता भी है तो क्या वो एक बड़ा नंबर होगा? नहीं। एक और राज्य की हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर अब की बार देखिएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जेल में है। जेल में होने के बाद क्या कुछ कहानियां होने वाली हैं, ये आम जनता अब डिसाइड करेगी। कितना लोगों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो गए हैं जेल, वो गलत गए हैं या ठीक, उस पर एक बड़ी चर्चा होगी। और उसी सब को लेकर दिल्ली में जो 7 सीटों की समीकरण है, वो परिवर्तित होगी या कुछ नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहां पर हमने बात की है कि भैया आपके सीएम गए हैं जेल में, जेल एक और मुख्यमंत्री गए हैं झारखंड के, जी हां, हेमंत सोरेन। वहां पर क्या सीट होने वाली है? झारखंड में 14 में से 12 लेके गई थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। क्या वो वापस से हो पाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। तमाम जितने राज्य हैं वहां पर आप कहानियां देख रहे हैं, कहां से कहां पलट रही हैं। आप समझिएगा, मैं केवल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आंकड़े जो कह रहे हैं, शायद अभी भी समय है और मेहनत की जा सकती है, लेकिन अभी की जो समीकरण है उस पर एक 400 पार का जो नारा है, वो मैं बड़ा उत्साहित हुआ जानने के लिए कि ये 400 पार किस तरह मुमकिन हो पाएगा। लेकिन जब मैंने टैली करी हैं चीजें, तो उसके बाद ये तमाम समीकरणें सामने हैं। अब की बार सबसे बड़ी बात क्या है? एक तरफ इंडिया गठबंधन अलग है और ये बाकी के गठबंधन है। 303 सीटें वो हैं जो गठबंधन की हैं। तो क्या वाकई ये 303 जो मैं बोल रहा था 272 के लाले, क्या वैसा भी हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। गोवा ले लो आप, तमाम जो छोटे छोटे राज्य, हिमाचल में देखो आप, सीटें कम हैं लेकिन ये भी कुछ ना कुछ कहानियां बनाएंगे। क्या यहाँ से कुछ नया पॉजिटिव और ऊर्जा भरा कुछ मिलेगा? अगर मैं सरसरी निगाह एक बार फिर से मारूं तो आप समझिएगा, आसाम और उड़ीसा में पहले से बढ़त है, पर क्या अब आसाम वैसा ही है जैसा पहले था? उड़ीसा, मैं बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर क्या उड़ीसा की जो सीटें मिली हैं उनको वापस से काबिज रह पाएगी भारतीय जनता पार्टी? एक बड़ा प्रश्न वो भी है। वेस्ट बंगाल, आप सोच रहे होंगे हमने बात नहीं की, क्या हमें वाकई वहाँ बात करनी चाहिए? और ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में सीटें नहीं आई हैं। पिछली बार 18 सीटों पर काबिज हुई थी भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में। तो क्या अब की बार वो मेंटेन कर पाएंगे उन नंबर को, या वहाँ कुछ गेन हो पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। तो मोटा मोटी ये तमाम वो राज्य हमने बताए जो बड़े राज्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या है सीटों की। तो क्या ये अगर सीटों को हम सब जगह से, अगर हमने ये 5-5, 10-10 नंबर कम किए और कहीं कहीं 5-5, 10-10 नंबर बढ़ाए, क्योंकि ये जो सारे राज्य थे ये बड़े राज्य हैं, बाकियों में लिमिटेड सीटें हैं। अगर बड़े राज्यों में ये अभी हकीकत जलने वाली है तो देखिएगा, अगर समझिएगा, तो मुझे बड़ा नुकसान होता भी दिख रहा है। क्या इसके बारे में चिंतित हैं मोदी और शाह? क्या इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल डालना गड़बड़ हो गया? क्या मुख्तार अंसारी की मौत गलत समय पर हो गई? क्या जो मणिपुर जला वो गलत हुआ? या उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड, या फिर 5 सांसदों के द्वारा किए गए कार्यों की अगर हम गणना करें तो क्या काम हुए हैं धरातल पर, उन पर बिल्कुल नज़रअंदाजी है। युवाओं के रोजगार को लेकर क्या चीज़ें हुई हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी? शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो आज एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, क्या उनके भरोसे होने वाला है 400 पार? क्योंकि कई एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं कि पापा हम वापस आ गए, अब घर में आंसू नहीं आएंगे क्योंकि उज्ज्वला है।
उज्ज्वला की कहानियां हमने आपको सल्ट विधानसभा में भी दिखाई थी कि गांव में आज भी महिलाएं जंगल जाती हैं लकड़ियों के लिए और जंगली जानवरों का शिकार भी हो रही है। ना उनके लिए स्वास्थ्य अच्छा है, ना ही वो लकड़ियां जिन पर वो धुआं मुक्त की बात हो रही है। तो तमाम चीजें हैं। तो क्या 400 पार? और आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपको क्या लगता है जो ये हमने समीकरणें बताई हैं, इनमें आप कहां ढूंढते हैं अपने आप को। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।